वो मुस्कुराई और कहने लगी, नंबर 13 ने तुम्हें बुलाया है, मेरे साथ आओ। मैं उठ खड़ा हुआ। चादर पोश औरत मेरे आगे आगे चलने लगी। दरगाह से निकलकर जब हम एक सड़क पर आए तो मैंने जरा सी गर्दन मोड़कर पीछे देखा। पुलिस के 2 आदमी सादा लिबास में कुछ फासले पर हमारे पीछे आ रहे थे। मैं मुतमईन होकर औरत के साथ चलने लगा। वो बाजार हुस्न की एक गली में दाखिल हो गई। फिर एक मकान के सामने रुक कर आवाज दी, पीर मुर्शद साईं हाजिर हो जाऊं। पीर भाई मेरे साथ है। अंदर से किसी ने बड़े जलाली लहजे में जवाब दिया, आ जाओ बहन, यूनी आ जाओ। औरत अंदर दाखिल हो गई। मैं उसके साथ था। सामने दालान में तख्त बिछा हुआ था और उस पर वही बदजूब बड़ी शान से बैठा सिगरेट पी रहा था। 2 औरतें उसके कांधे दबा रही थीं। भारतीय जासूस ने मेरी तरफ देखा और बैठने का इशारा किया। साथ ही हवा में बाजू लहरा कर बोला, चले जाओ, सब चले जाओ, हमें अपने पीर भाई से राज़ो न्याज की बातें करनी है। जो औरतें कंधे दबा रही थीं वो दूसरी कोठरी में चली गईं। जो औरत मुझे लेकर आई थी वो बाहर निकलने लगी तो मैंने अर्ज किया, मुर्शिद साईं, जियोनी को यहीं रहने दे, हमारी बातों से इसे भी फायदा पहुंचेगा। वो बोला, चली जाओ, यहाँ से निकल जाओ। वो कुर्राया तो औरत जल्दी से निकल गई। मजूब अपनी असली हालत में आ गया। कहने लगा, क्या सब लोग रूपोश हो गए हैं? कहीं ये लोग पकड़े तो नहीं गए? जगदीश ने अभी तक राब्ता कायम नहीं किया। वो बोले जा रहा था लेकिन मेरी सारी तवज्जो उस औरत की तरफ लगी थी जो मेरे हाथ से निकली जा रही थी। मैंने यूं ही अपनी जेब में हाथ डालकर उसे टटोला और कहा, मैं एक जरूरी कागज भूलाया हूँ, अभी लेकर आता हूँ। मजूब मेरा मुंह तक में लगा, कौन सा कागज भूलाए हो? मैं जवाब देने की बजाय तेजी से बाहर निकल गया। औरत इतनी देर में गायब हो चुकी थी। अलबत्ता सीआईडी के दोनों आदमी कुछ फासले पर अंधेरे में खड़े थे। मैं दौड़कर उनके पास गया और कहा कि अभी अभी जो चादरपोश औरत बाहर निकली थी उसे फौरन पकड़ लो। ये कहकर मैं भागकर वापस मकान में आ गया और फिर ये देखकर मेरे पांव तले जमीन खिसक गई कि मजूब तख्त पर मौजूद नहीं था। मैंने कोठरी का दरवाजा खोल दिया तो वो बिल्कुल खाली थी। मैं सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर छत पर आ गया जहां भी एक छोटा सा कमरा था। उसका दरवाजा बंद था। मैंने टक्कर मारकर दरवाजा खोल दिया। वो कोने में बैठा ट्रांसमीटर की मदद से सिग्नल देने की कोशिश कर रहा था। मैंने उस पर छलांग लगा दी। वो दूसरी तरफ लुढ़क गया और फुर्ती से पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया। गोली सनसनाती हुई मेरे कान के करीब से होकर सामने दीवार में पेवस्त हो गई। मैंने झपट कर उसके हाथ से पिस्तौल गिरा दिया। उसने इंतहाई गुस्से में मुझे गद्दार कहा। पिस्तौल मैंने उठा लिया था। गोली की आवाज सुनकर सीआईडी के दोनों आदमी और चंद सिपाही छत पर आ गए। भारतीय जासूस और उसका रेडियो ट्रांसमीटर कब्जे में ले लिया गया। वो चीख चीख कर कह रहा था कि तुम भी मारे जाओगे, मैंने सिग्नल दे दिया है। वो लोग तुम्हारे घर वालों को पकड़कर किले में ले जाएंगे और सबको मार डालेंगे। पुलिस पार्टी उसे हथकड़ी लगाकर बाहर ले आई। मैंने सीआईडी वालों से चादर वाली औरत के बारे में पूछा। उन्होंने गली के बाहर सड़क पर खड़ी जीप की तरफ इशारा किया। औरत वहां पुलिस की हिरासत में सर झुकाए बैठी थी। पुलिस उन दोनों को किले में ले गई। मैंने रक्षा पकड़ा और सीधा मलिक साहब के बंगले पहुंच गया। उन्हें मिशन की कामयाबी की इत्तला की और इस्लामाबाद चौधरी साहब को फोन करके उनसे लाहौर आने की दरखास्त की। उन्होंने कहा कि वो सुबह की फ्लाइट से पहुंच जाएं। अब मुझे ये फिक्र लाहक हो गई थी कि अगर इस बदबख्त जासूस ने वाकई मेरे बारे में पीछे कोई सिग्नल दे दिया है तो मुझे भारत पहुंचते ही गिरफ्तार करके शूट कर दिया जाएगा और मेरा असल मिशन अधूरा रह जाएगा। हकायक मालूम करने का मेरे पास एक ही जरिया था कि मैं उस पर V2 गोलियां आजमाऊं और मैं ये तजुर्बा चौधरी साहब की मौजूदगी में करना चाहता था। मैंने मलिक साहब को इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया। रात बेचैनी से पहलू बदलते गुजर गई। सुबह इस्लामाबाद फोन किया तो चौधरी साहब ने बताया कि वो 8:30 बजे की फ्लाइट से रवाना हो रहे हैं। मलिक साहब गिरफ्तार शुदा जासूसों से पूछगिछ करने के लिए किले की तरफ चल दिए। मैं उनके बंगले पर ही चौधरी साहब का इंतजार करने लगा। वो 9:15 बजे बंगले पर पहुंच गए तो मैंने तमाम वाकयात उनके गोश्तगुजार कर दिए। उन्होंने मेरे मंसूबे से इत्तेफाक किया। 10 बजे हम किले के तहखाने में पहुंच गए। V2 गोलियां मेरे पास थीं। जासूस को जिस कोठरी में बंद किया गया था उसमें एक खुफिया सुराख था जिसमें उसकी नक्लो हरकत आसानी से देखी जा सकती थी। मैं सुराख के करीब दीवार से लगकर खड़ा हो गया और V2 गोली पानी में घोलकर ग्लास अपने पास ही मेज पर रख लिया। चौधरी साहब पिस्तौल हाथ में लिए अकेले कोठरी में दाखिल हो गए। मैंने देखा कि भारतीय जासूस ने उन पर एक नफरत अंगेज निगाह डाली और चिल्लाकर कहा, तुम लोग मुझसे कोई राज नहीं उगलवा सकते, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो। तुम्हारा आधा पाकिस्तान हमने काट कर अलग कर दिया है। बहुत जल्द तुम्हें बाकी बचे हुए पाकिस्तान से भी हाथ धोने पड़ेंगे। चौधरी साहब ने पिस्तौल जेब में रख लिया और बड़ी नरम सी गुफ्तगू शुरू कर दी। मगर वो शख्स बराबर कुफर बके जा रहा था और पाकिस्तान के खिलाफ चीख चीख कर बोल रहा था। चौधरी साहब ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया और उसके बाद दूसरा थप्पड़ रसीद किया। फिर उसे ठोकरें मारने लगे जहां तक कि जासूस नीम जान होकर फर्श पर गिर पड़ा। चौधरी साहब ने दरवाजे में खड़े सिपाही को इशारा किया। सिपाही लपक कर मेरी तरफ आया। मैंने V2 गोली वाले पानी का ग्लास उसे थमा दिया। इन गोलियों के बारे में मुझे जो कुछ बताया गया था उसकी पहली बात सच साबित हुई थी, यानी पानी में गोली पूरी तरह हल हो गई थी और पानी का रंग मामूली सा भी नहीं बदला था। मैंने दीवार के सुराख के साथ आंख लगा दी। V2 गोली वाला ग्लास चौधरी साहब के हाथ में था। जासूस का बुरा हाल हो रहा था। चौधरी साहब ने धक्कुमाना अंदाज में कहा, पानी
पानी पियो। वो नीम बेहोशी के आलम में पानी पी गया। चौधरी साहब सिपाहियों को लेकर कोठरी से बाहर निकल आए और दरवाजा बंद कर दिया गया। अब वो भी मेरे पास दीवार के सुराख के करीब आकर खड़े हो गए। हमारी आंखें बड़ी बेताबी से कोठरी में देख रही थी। जासूस ने अपना एक बाजू उठाकर सीने पर रखा, गर्दन दाएं बाएं हिलाई, फिर आहिस्ता से उठ बैठा। उसकी एक आंख सूजी हुई थी। कोठरी में चारों तरफ देखकर वो बुलंद आवाज में बोला, तुम लोगों ने मुझे जहां क्यों बंद कर रखा है? तुमको धोखा हुआ है। V2 गोली का असर हो चुका था। मैंने चौधरी साहब को इशारा किया और हम कोठरी में दाखिल हो गए। जासूस मेरी तरफ देखकर जरा सा मुस्कुराया, कर्नल मनी तुम डबल एजेंट हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। तुम भारत के भी गद्दार हो और पाकिस्तान के भी गद्दार हो। मैं भारत का गद्दार जरूर हूँ, मैंने पाकिस्तान के बारे में भारत को हमेशा गलत रिपोर्ट दी है। तब उसने चौधरी साहब की तरफ देखा और कहा, आप मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? कर्नल मनी को क्यों नहीं पकड़ते? ये भारत का एजेंट है और इसे टॉर्चर क्यों नहीं करते? मैं तो पाकिस्तान के हक में हूँ। चौधरी साहब उसकी दिलजोई करने लगे। उन्होंने मेरे बारे में बताया कि मैं डबल एजेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान का वफादार हूँ। फिर उसे दूसरे कमरे में ले जाकर जूस पिलाया गया और पलंग पर आराम करने के लिए कहा गया। वो बार बार मेरे खिलाफ बोल रहा था। मैंने इस मौके पर कहा, अच्छा अगर मैं डबल एजेंट हूँ और तुम भारतीय इंटेलिजेंस को मेरे बारे में सिग्नल दे चुके हो तो फिर मैं भारत नहीं जाऊंगा। वो सर को आहिस्ता से झटक कर बोला, काश मैं सिग्नल देने में कामयाब हो जाता, लेकिन तुम अचानक ही कोठरी में घुस आए थे और मैंने भारतीय इंटेलिजेंस को इत्तला देकर तुम्हारा भांडा फोड़ न सका। ये जानकर मुझे बेहद खुशी और इत्मीनान हुआ कि उसने मेरे बारे में कोई इत्तला नहीं भेजी। V2 गोली अपना काम कर रही थी। तजुर्बा कामयाब साबित हुआ था। हमने कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया और जासूस के लिए नाश्ता भिजवाने की ताकीद की। चौधरी साहब इस काया पलट पर बहुत हैरान थे। कहने लगे, ये V2 गोलियां तो तिलिस्मी असर रखती हैं, इससे तुम बड़ा काम दे सकते हो। मसलन तुम भारत जाकर एक गोली किसी तरह वहां के वजीर आजम को खिला दो तो वो पाकिस्तान के हक में हो जाएगा। मैंने कहा, ये मैं भारत जाकर सोचूंगा। फिर मैंने हाइड्रोजन बम वाले प्लांट के सिलसिले में बताया तो चौधरी साहब सकते में रह गई। मुझे पाकिस्तान में भारतीय सिफारत खाने वालों से मिलने के लिए मना किया गया था और कहा गया था कि मैं उधर का रुख भी न करूं। मैंने लाहौर के एक आलीशान होटल में कमरा ले लिया। मैं रेडियो ट्रांसमीटर हर वक्त अपने साथ रखता था। शायद किसी वक्त सिफारत खाना मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश करे, क्योंकि उन्हें पता चल गया होगा कि उनके एजेंट रूपोश हो चुके हैं। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया, मुझे कोई सिग्नल मौसूल न हुआ। अब मैंने भारत में दाखिल होने का फैसला कर लिया। एक सुबह मैंने अमृतसर में मुतायन मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ कर्नल गुरमीत सिंह को सिग्नल दिया। उसे पाकिस्तान में भारतीय एजेंटों के रूपोश हो जाने का इल्म हो चुका था। उसने मुझे हिदायत की कि मैं मास्टर स्पाई का सुराग लगाने की कोशिश करूं। अगर वो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो वापस चला जाऊं। 2 रोज बाद मैंने गुरमीत सिंह को सिग्नल दिया कि मेरी तफ्तीश के मुताबिक मास्टर स्पाई गिरफ्तार हो चुका है और पाकिस्तानी CID बड़ी शिद्दत से मेरे पीछे लगी हुई है। कर्नल गुरमीत सिंह ने फौरन जवाब दिया, कर्नल मनी हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका है, फौरन वापस आ जाओ। उसके साथ ही कर्नल ने यह भी तय कर लिया कि मुझे किसी मकाम से किस पासवर्ड के साथ भारतीय सरहद पर पहुंचना होगा। वक्त रात के 3 बजे का दिया गया। मैंने चौधरी साहब से मुलाकात करके उन्हें इस नई सूरत हाल से आगाह किया। भारत में जाकर बराह रास्त रेडियो ट्रांसमीटर पर चौधरी साहब से राब्ता कायम करना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। वो भारत में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मुलव्विस नहीं करना चाहते थे। आखिर ये तय पाया कि मैं भारत में जहां कहीं भी रहूंगा चौधरी साहब को किसी न किसी तरह फर्जी नाम से खत लिख दिया करूंगा और अगर उन्हें कोई जरूरी पैगाम मुझे पहुंचाना हुआ तो वो अपने किसी खास एजेंट को मेरे पास भेज कर करेंगे। मैंने अपना एक फर्जी नाम उनकी डायरी पर नोट कर दिया। आखिर वो रात आ गई जब मुझे सरहद पार करके भारत में दाखिल होना था। रात के ठीक 2:15 बजे मुझे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस वालों ने अपनी सरहद उबूर करवा दी। मैं एक खास मकाम से आगे बढ़ गया और अपने कपड़ों पर मिट्टी वगैरह लगाकर ऐसा हुलिया बना लिया गोया बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी सरहद पार करके आ रहा हूँ। ये सारा इलाका मेरा देखा भाला था, न तो मुझे पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ से गोली चलने का इम्कान था। मेरे बारे में वहाँ एक खास मकाम पर पहले से इत्तला कर दी गई थी। मुझे अगर तशवीश थी तो सिर्फ ये कि कहीं मुझे जाल में तो नहीं फंसाया जा रहा। मुझे मुजरिम साबित करने के लिए मेरे कपड़े उतरवा कर 1 सेकंड का मुआयना ही काफी था। मेरा मुसलमान साबित हो जाना भारतीय इंटेलिजेंस के लिए धमाके से कम न होता। दिल में यही तशवीश और जहन में यही खटका था। मैं अंधेरी रात में मखसूस भारतीय चौकी के करीब पहुंच गया। मुझ पर एकदम से सर्च लाइट फेंकी गई। मैंने दोनों हाथ उठाकर वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह का हल्का सा नारा लगाया। यही मेरा पासवर्ड था। मोर्चे से एक सिख फौजी निकलकर मेरी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में स्टेन गन थी। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं उसके मोर्चे में चला गया, जहां से मुझे एक जीप में अमृतसर रवाना कर दिया गया। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह से नहीं टला था। अमृतसर में कर्नल गुरमीत सिंह इंतजार कर रहा था। वो मेरे लिए बलाए नागहानी साबित हो सकता था।
जीप में मेरे साथ मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का एक सादा लिबास वाला आदमी भी था, जबकि जीप एक फौजी चला रहा था। अमृतसर रेलवे स्टेशन के सामने वाले विष्णु होटल में मेरे लिए कमरा बुक था। मेरा लिबास वही शलवार कमीज था, चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी और हाथ में ब्रीफकेस था। होटल वाला मुझे मुसलमान समझा, मगर फौजी जीप से उतरते देख कर खामोश रहा। सादा लिबास वाला होटल में आकर मुझसे कहने लगा, सुबह 10 बजे तुम्हें लेने आऊंगा, तैयार रहना। ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और दरवाजे में तरह तरह के अंदेशे और वसवसे लेकर पलंग पर चित लेट कर सिगरेट पीने लगा। सोचते सोचते आखिर मुझे नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो 9 बज रही थी। जल्दी से उठकर गुस्ल किया, नाश्ता मंगवाया। पूरे 10 बजे होटल के सामने फौजी जीप आकर रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा, रात वाला आदमी जीप से उतरकर होटल के गेट की तरफ बढ़ा। थोड़ी ही देर बाद हमारी जीप अमृतसर के तले की तरफ जा रही थी। ब्रीफकेस मेरे साथ था, उसमें रेडियो ट्रांसमीटर और कोड बुक थी। मैंने जहरीला सिगार भी शलवार की खास जेब में रख लिया था। V2 गोलियों का पैकेट अलबत्ता साथ ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि उनके बारे में इत्तला दे चुका था कि पाकिस्तानी सियासतदानों को खिला चुका हूँ। इन गोलियों का पैकेट मैंने रेलवे स्टेशन वाले होटल के कमरे के बाहर बरामदे के एक गमले में छुपा दिया था। जूं जूं जीप तले के करीब होती जा रही थी, मेरे दिल में अंदेशे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन साथ ही ये ख्याल भी आता कि इंडियन इंटेलिजेंस में मेरा रिकॉर्ड बेदाग है और जिस मुक्ति बहानी जासूस को हलाक करके मैंने उसका भेस बदला है, वो इंडियन सीक्रेट सर्विस की गुड बुक्स में है। इसी कश्मकश में जीप कले के बड़े गेट में दाखिल हो गई और जब हमारी जीप कर्नल गुरमीत सिंह के जेर जमीन ऑफिस को जाने वाले रास्ते के दरवाजे पर आकर रुकी, तो मेरे अंदर काफी हौसला और एतमाद पैदा हो चुका था। कर्नल अपने उसी पुराने ऑफिस में मेरा इंतजार कर रहा था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसने बड़ी खंदा पेशानी से हाथ में लाया। मेरे अंदेशे किसी हद तक दूर हो गए। उसने मिशन की कामयाबी पर मुझे मुबारकबाद दी और कहा, कर्नल मनी, मुझे इस बात पर हैरानी है कि अगर हमारे एजेंट पाकिस्तान में कहीं रूपोश हो गए हैं तो उन्होंने मुझसे राब्ता क्यों नहीं कायम किया। मास्टर स्पाई के पास तो हाई पावर रेडियो ट्रांसमीटर हर वक्त मौजूद रहता है। मैंने कहा, हो सकता है पाकिस्तानी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया हो। CID के आदमी मेरे पीछे भी लगे हुए थे। मैंने बड़े खतरनाक हालात में पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया है। तजुर्बाकार सिख कर्नल की चमकीली आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। उसने हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल मेज पर रख दी और कुर्सी की पुश्तगाह से टेक लगाते हुए बोला, कर्नल मनी, हमारे एजेंट बड़े तजुर्बाकार हैं और कई साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि एकदम वो सारे के सारे कैसे पकड़े गए। कहीं किसी ने मुखबरी तो नहीं की। ये कहकर वो मुझे गहरी नजरों से देखने लगा। एक लम्हे के लिए मेरे हल्क में तल्ख जायके की एक लकीर सी फैल गई। मैं समझ गया कि पांसा पलट रहा है, लेकिन मैंने चेहरे से जरा सी भी परेशानी का इजहार न होने दिया। मेरे हाथ में तस्बीह थी। मेरा ब्रीफकेस मेज के नीचे पड़ा था। मैंने तस्बीह को लपेटते हुए कहा, मुखबरी कौन कर सकता है? अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो जरूर डबल एजेंट है, मगर इस किस्म का आदमी कम से कम हमारे ग्रुप में तो नहीं है। गुरमीत सिंह का बालों में छुपा हुआ चेहरा बता रहा था कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा, बल्कि कुछ सोच रहा है। हालांकि मेरी तरफ टिकटिकी लगाए हुए था। अचानक उसने सवाल किया, कर्नल मनी, तुम अमृतसर के किस मोहल्ले में पैदा हुए थे? इस सवाल ने मुझे चौकन्ना कर दिया। अब कोई शुबा नहीं रहा था कि मेरा राज फाश हो चुका है। फिर भी मैंने अपने हवास कायम रखे। अपने स्मगलर दोस्त के यहाँ कयाम के दिनों में मैं अमृतसर के गली मोहल्लों से वाकिफ हो चुका था। मैंने कहा, मेरा जन्म निहान सिंह की गली पांदिया में हुआ है। वो मेरे माता पिता के बारे में पूछने लगा। मैं उसे बताता चला गया और राह फरार इख्तियार करने के बारे में सोचने लगा। मेरे पास जहरीला सिगार मौजूद था, मगर मैं उसे सुलगा नहीं सकता था, क्योंकि इस सिगार की हलाकत खेजी कर्नल के इल्म में थी। कमरे का दरवाजा बंद था और कर्नल की बेल्ट में लगा हुआ रिवॉल्वर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपना भरम रखने की खातिर एक बार हल्का सा एहतजाज करते हुए कहा कि वो मुझसे इस किस्म के सवालात क्यों पूछ रहा है, जबकि उसके पास दिल्ली से मेरी फाइल पहुंच चुकी है जिसमें मेरा पूरा डेटा दर्ज है। वो मक्कारी से मुस्कुराया और कहने लगा, कर्नल मनी, तुम्हारी फाइल में तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, मगर एक बात का इंतराज नहीं है। मैं उसका मुंह देखने लगा। वो कुर्सी से उठा और बोला, मेरे साथ दूसरे कमरे में आओ। बिजली की चमक बनकर ये ख्याल मेरे जहन में कौंध गया कि वो मेरे जिस्मानी मुआयने के लिए मुझे दूसरे कमरे में ले जा रहा है। मैंने आखिरी बार एहतजाज किया कि मैं भारत की सेंट्रल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार ऑफिसर हूँ। वो मुझे यूं डिक्टेट नहीं कर सकता। उसने अपने कमरे की अकबी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, कर्नल मनी, इस कमरे में जाकर तुम्हें अपना जिस्मानी मुआयना करवाना होगा। मैंने मजीद ढिठाई से काम लेते हुए कदरे तल्ख लहजे में कहा, आखिर ये क्या मजाक है? मैं हेडक्वार्टर से शिकायत करूंगा। वो मेरी तरफ झुक कर बोला, मौलवी साहब, ये सब कुछ मैं हेडक्वार्टर के हुक्म से ही कर रहा हूँ। साइड रूम में तशरीफ लाइए। अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। मैं बड़बड़ाता हुआ उठा और साइड रूम में घुस गया। मेरी जिंदगी और मौत के दरमियान चंद सातें बाकी रह गई थी। दूसरे कमरे में आते ही मैंने एक खूंखार और बेखौफ कमांडो की आंख से जायजा लिया। क्रिमिनल किसी दूसरे ऑफिसर को फोन करने लगा। कमरा छोटा सा था। कमरे में लोहे की अलमारी खड़ी थी। वहाँ फजा नीम रोशन थी। मुझे कर्नल के कदमों की चाप सुनाई थी। उसके ऑफिस से साइड रूम में 3 कदम का फासला था। मेरी या गुरमीत सिंह की मौत में भी सिर्फ 3 कदम का ही फासला था। फिर 2 कदम और 1 कदम। फिर मेरी मौत कमरे में
दाखिल होने वाली थी, लेकिन मौत की आगोश से अपनी जिंदगी छीनने के लिए मैं उस पर आखिरी और भरपूर हमला करना चाहता था। साइड रूम का कोई दरवाजा नहीं था, वहां सिर्फ नीले रंग का एक पर्दा लटक रहा था। मैं पर्दे के पहलू में दीवार के साथ लग गया। उस वक्त मेरी रग रग में बिजलियां कौंध रही थी। अंदेशे, वसवसे, सोच विचार सब कुछ कौंधती बिजलियों की तरह एक तूफान बनकर बह गया था। बस इतना ही याद था कि मैं बिजली हूं और मुझे एक शख्स पर मौत बनकर गिरना है। ये सब कुछ चंद सेकंड के अंदर अंदर हो गया। मौत का ऑपरेशन कब शुरू हुआ, आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो तफसील याद नहीं आती। नीले पर्दे के पीछे से मैंने वर्दी पोश सिख कर्नल को साइड रूम में दाखिल होते देखा, जिसके हाथ में पिस्तौल था।